हमने इन सिटू कंजर्वेशन में पढ़ा, एक पढ़ा हमने नेशनल पार्क और उसके बाद हमने पढ़ा दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल यानी कि आईसीसी ने, ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो है ये थी यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशनल यूएनईएससीओ, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। नवंबर 1971 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एरियाज। उन्होंने कहा कि जितने भी नेचुरल एरियाज है जहाँ पे हमें लगेगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व में इसको रखना है, तो इन्होंने एक आईसीसी काउंसिल बिठा दी। उसके बाद जो कंसेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसको फिर से रिफाइनिंग की गई, रिफाइंड किया। टास्क फोर्स ऑफ यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया जिसे कहते हैं मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। MAB स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये आया 1974 में, ठीक है। और फॉर्मली जो है बायोस्फीयर रिजर्व को ऑफिशियली लॉन्च किया गया 1976 में, ठीक है। नाउ अब क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। सबसे पहला कैरेक्टर है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज होना चाहिए, चाहे वो लैंड है, कोस्टल इन्वायरमेंट है या ओशन इन्वायरमेंट है। सबसे पहली बात है इसमें कि ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। और जो इसमें एक और क्राइटेरिया है, वेयर द पीपल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पे जो लोग हैं वो इसका एक इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए। क्लियर है जी। दूसरा, द नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स ऑफ बायोम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये दूसरा है। थर्ड आता है इसमें, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉलो होना चाहिए। वो देखिए वो क्या क्या कैटेगरी है। पहले कि एक नेचुरल बायोम हो, एक नेचुरल इकोसिस्टम रनिंग में होना चाहिए। और दूसरा, वहाँ पे यूनिक कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, यूनिक कम्युनिटीज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड कम्युनिटीज़ होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज। और यहाँ पे कुछ अनयूजुअल नेचुरल फीचर्स होने चाहिए। और ये अनयूजुअल नेचुरल फीचर जाहिर सी बात है किसी दूसरे फीचर्स के साथ मैच नहीं करने चाहिए। ये कुछ फीचर्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व को रिकग्नाइज करने के। उसके बाद ये एक बायोस्फीयर रिजर्व एक हार्मोनियस लैंडस्केप की एक एग्जांपल है, और ये हमें बताते हैं कि ट्रेडिशनल पैटर्न में हम लैंड यूज़ कैसे करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है इसकी। उसके बाद ये एक मॉडिफाइड भी हो सकता है या डिग्रेडेड इकोसिस्टम भी हो सकता है। या इसमें मॉडिफिकेशन आ सकती है, यहाँ डिग्रेडेशन हो चुकी होंगी। केपेबल ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, रेस्टोर्ड और टू मूव टू मोर नेचुरल कंडीशंस। अब अगर डिटीरियोरेट हो रही है एनवायरमेंटल कंडीशन, उसको रेस्टोर करने के लिए भी हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाए। क्लियर है जिस नाउ। हाँ, अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है दे आर नॉन मैनिपुलेटिव कोर एरियाज। इन्हें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये नॉन मैनिपुलेटिव है, मतलब कि एज सच नेचर ने जैसे हमें प्रोवाइड किए हैं ये वैसे ही है। इनमें कोई ह्यूमन का जो कोर वाला जोन है इसमें ह्यूमन का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। नाउ अब देखिए स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बेसिकली 3 जोन दिखते हैं। सबसे पहले दिखता है कोर जोन, उसके बाद बफर जोन दिखता है, और थर्ड जोन दिखता है ट्रांजिशन जोन। इस ट्रांजिशन जोन को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। इस T जोन को हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, और इट इज़ आल्सो नोन एज एरिया कोऑपरेशन। इसे हम एरिया कोऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम इसे मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं, मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं। इस जोन में लोग रहते हैं, लोग काम करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें मार्केट में लीगल तरीके से सेलिंग बाइंग वगैरह इसकी की जाती है। तो T जोन सबको समझ में आया। ट्रांजिशन जोन है, एरिया कोऑपरेशन कहते हैं, मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड है, फॉरेस्ट्री अलाउड है, ठीक है ना। प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन को फर्दर डिवाइड किया है। सबसे ऊपर की ट्रांजिशन जोन के नेक्स्ट में आता है B2 जोन, बफर जोन 2, और B1 जोन, बफर जोन 1। जो बफर जोन 2 है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सोशल फार्मिंग की जाएगी।
फॉरेस्ट्री की जाती है, लोग यहाँ पे काम करेंगे और ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते हैं। क्लियर है ये चीज़? नाउ जो B1 है, बफर जोन 1, जो नियर है कोर जोन के, इस बफर जोन में टूरिज्म है, यहाँ पे टूरिज्म अलाउड है। रिसर्च, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इस एरिया में रिसर्च करेंगे और यहाँ पे तालीम ली जा सकती है, एजुकेशन विद परमिशंस। हम इस जोन में जा सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन तभी हम ये पॉसिबल है जब गवर्नमेंट अथोराइज करेगा, क्योंकि और उसके बाद थर्ड जोन आता है कोर जोन। ये हाईली सिक्योर जोन होता है, यहाँ पे किसी भी किस्म की एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ये बहुत ही फ्रेजाइल जोन होता है, यहाँ पे अगर इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये था कुछ जहाँ पे हमने डिज़ाइन और स्ट्रक्चर देखा कैसा है बायोस्फीयर रिजर्व का। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन के फंक्शंस देखते हैं। इसमें हम फंक्शंस में कंजर्वेशन फंक्शन देखेंगे और डेवलपमेंटल फंक्शंस देखेंगे। देखिए पहले 4 जो हैं वो कंजर्वेशनल फंक्शंस हैं। सबसे पहला कंजर्वेशनल फंक्शन क्या है? टू एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक लेवल पर स्पीशीज को कंजर्व करना बायोस्फीयर रिजर्व में पॉसिबल है। इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज है उनको प्रिजर्व करना बायोस्फीयर रिजर्व में पॉसिबल है। दूसरा, ट्रेडिशनल रिसोर्स यूज सिस्टम को कैसे एनकरेज, कैसे उसको प्रमोट करना है, ये चीज़ भी हम यहीं पे सीखते हैं। थर्ड, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या पैटर्न है और क्या प्रोसेसिंग हो रही है इकोसिस्टम की, ये चीज़ भी हम बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ते हैं। इसके बाद, टू मॉनिटर द नेचुरल एंड ह्यूमन काज चेंजेस ऑन सेप्टियल और टेम्पोरल स्केल। मतलब नेचुरल या ह्यूमन काज चेंज, चाहे वो परमानेंट है, सेप्टियल मीन्स परमानेंट चेंज है या वो टेम्पोरल चेंज है, इन दोनों चेंजेस को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, वेदर द इकोसिस्टम इज नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों में हम कैसे चेंज लाएंगे, ये आता हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व के कंजर्वेशन स्टेटस में इसके फंक्शंस। नाउ इसके बाद आते हैं इसके कुछ डेवलपमेंटल फंक्शंस में। अब डेवलपमेंटल फंक्शंस में पहला फंक्शन क्या आता है? टू प्रमोट एट द लोकल लेवल। हमने क्या करना है? लोकल लेवल पर प्रमोट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, विच इज कल्चरली, सोशली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। ये कल्चरली भी सस्टेनेबल हो, इकोलॉजिकली भी सस्टेनेबल हो और सोशली भी सस्टेनेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को लीड करना है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को और मैनेज भी कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना है ताकि सस्टेनेबली वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी यूजफुल रहे। इज इट क्लियर टू यू? ये थे कंजर्वेशनल और क्या कहते हैं डेवलपमेंटल। नाउ अगर हम बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें से लेटेस्ट जो है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ओल्डेस्ट जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना, तमिलनाडु में जो है। नाउ अब इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 12 हैं ये यूनेस्को की साइट पे चढ़े हुए हैं, मैप प्रोग्राम के तहत इन्हें यूनेस्को की साइट पे लिया गया है। ये 12 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इंडिया में जो है 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को में लिस्टेड है। नाउ लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। सबसे पहले आपने याद रखना है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट से हमें ऐसा याद आता है, हो सकता है लद्दाख में, नहीं, कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल एंड स्पीति। इसी लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से हमारा चंद्रभागा रिवर भी निकलता है, ठीक है ना। और ये कोल्ड डेजर्ट जो है बड़ा एक आइसी माउंटेन है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नंदा देवी। ये नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है और ये है यूनेस्को की लिस्ट में। थर्ड आता है कंचनजुंगा। ये कंचनजुंगा जो है ये सिक्किम में है, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज में आता है। फोर्थ आता है दिबांग दिहंग। दिबांग दिहंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है और दिबांग दिहंग जो है ये ईस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। नॉर्दर्न मोस्ट आ गया कोल्ड डेजर्ट।
ईस्टर्न मोस्ट आ गया दिब्रू दिहांग, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। दिब्रू जगह का नाम है, दिहांग वहाँ पे एक रिवर चलता है इसलिए इसका नाम पड़ा दिबांग दिहांग। उसके बाद 5th नंबर पे आता है दिब्रू शिकावा। दिब्रू शिकावा जो है ये आसाम में है, ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे छोटा दिब्रू, क्या सबसे छोटा दिब्रू शिकावा। नौ उसके बाद मनास, आपने पढ़ा मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनास नेशनल पार्क, तो मनास बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये कहाँ पे है, ये आसाम में है। उसके बाद नो क्रीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखना है आपने। नो क्रीक जो है ये मेघालय में है, ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सुंदरबान। सुंदरबान जो है ये वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबान डेल्टा के इर्द गिर्द जितना भी है ये, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जो वो फेमस है, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आता है। उसके बाद आता है सिमलीपाल, ये सिमलीपाल जो है ये है उड़ीसा में, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आता है। उसके बाद पन्ना, पंचमारी, अचानकमार, अमरकंटक, ठीक है ना, आई बात समझ। ये तीनों जो है यूनेस्को की लिस्ट में और ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है शशमचलम, शशमचलम जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है। उसके बाद गल्फ ऑफ मिनार, तमिलनाडु, ये भी यूनेस्को में है, फेमस फॉर सी काउ, ये सी काउ के लिए फेमस है। उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, सॉदर्न मोस्ट है, ये क्या है, सॉदर्न मोस्ट है। और यहाँ पे क्रोकोडाइल के लिए फेमस फॉर सॉफ्ट वाटर क्रोकोडाइल, और ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है। आई बात समझ। तो ये थे कुछ 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा एक और है अगस्त्य मलाई, ये अगस्त्य मलाई जो है, अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई जो है ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में है। यहाँ पे नीलगिरी थार और एलिफेंट रहता है इसमें, ठीक है ना, लेकिन ये अगस्त्य मलाई जो है इट इज द बॉर्डर ऑन तमिलनाडु एंड केरला, ये भी यूनेस्को साइट पे है। उसके बाद नीलगिरी आता है, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ये ओल्डेस्ट भी है, इसको आप ओल्डेस्ट कहो या फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहो, ठीक है ना। अब देखो ये ट्राई जंक्शन पे आता है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे, मतलब तीनों बॉर्डर इसको टच करते हैं, ठीक है ना। और ये नीलगिरी जो है ये इंडियाज़ का फर्स्ट है, ये भी यूनेस्को की साइट में। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज़ रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ जो है ये वेस्टर्न मोस्ट है, ये क्या है, वेस्टर्न मोस्ट है, लार्जेस्ट है और गुजरात में। सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट रन ऑफ कच्छ, सबसे छोटा दिब्रू शिकावा, ईस्टर्न मोस्ट दिबांग दिहांग, वेस्टर्न मोस्ट रन ऑफ कच्छ, नॉर्दर्न मोस्ट कोल्ड डेजर्ट, वेस्टर्न मोस्ट साउथ अंडमान, है ना, पढ़ा ना अभी साउथ, नहीं सॉरी ग्रेट निकोबार, दैट इज ग्रेट निकोबार। क्लियर है ये चीज़। नाउ इसके बाद आता है फोर्थ टाइप आता है इसी में, सेक्रेड ग्रूव्स एंड सेक्रेड लेक्स। आई बात समझ। अब देखिए बहुत सारे सेक्रेड फॉरेस्ट और सेक्रेड लेक, इसमें सेक्रेड ग्रूव्स भी आता है। देखिए सेक्रेड फॉरेस्ट छोटे छोटे पैचेस है, और ये छोटे छोटे पैचेस फॉरेस्ट के इन्हें ट्राइबल लोग ही प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइबल लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, ये इन्हें बहुत सिक्योर और बहुत सेक्रेट और बहुत रिलीजियस मानते हैं, इसीलिए इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इन्हें कहा जाता है सेक्रेड फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो हैं ये इन अनडिस्टर्ब्ड हैबिटाट में रहते हैं, ये अनडिस्टर्ब्ड हैबिटाट में पाए जाते हैं। और बेसिकली अब ये कहाँ पे होते हैं, मोस्टली दे आर सराउंडेड बाय डिग्रेडेड लैंडस्केप्स, ऐसे लैंडस्केप्स जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, उन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। अब ऐसे सेक्रेड फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, केरला में प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, कर्नाटक में प्रेजेंट है और मेघालय में प्रेजेंट है। सिक्किम में एक लेक है, इस लेक का नाम है कैचियोपेलरी लेक, इसे सेक्रेड लेक माना गया है ना। इसको प्रोनाउंस कर लेना, कैचियोपेरली पढ़ लो या कैचियोपेरली पढ़ लो, ठीक है ना। ये सेक्रेड लेक है, ठीक है ना, और यहाँ का फ्लोरा और फन्ना जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स, जहाँ पे हमने नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेड फॉरेस्ट और सेक्रेड लेक्स को देखा। क्लियर है ये चीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सेसिव कंजर्वेशन। क्लियर है, थैंक यू।